ओके तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हाउ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ वाज लाइक सॉलिड स्फीयर। हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम उसी आइडिया पे सॉल्व करते हैं, फिर हम एक अलग से हेडिंग बना के ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सेम आइडिया जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन लिया था आपके लिए, ठीक है। देयर इज ए टनल, बट दिस टाइम instead of particles, suppose I have a rod of length twice of radius of earth, but it just say here there is a tunnel, okay, and the rod has length 2r, solid, you can consider it as mass m, radius r for this solid sphere, okay. You can also consider it as earth, and the rod has mass small m and radius 2r, okay. So alright, so this is the rod जिसका मास स्मॉल m है एंड लेंथ 2r है, ठीक है। इट इज जस्ट कैप्ड, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन एनीथिंग, दिस इज डायगोनल, है ना। डायगोनली हमने टनल कट किया है पॉइंट O। क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ रॉड इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, इफ रॉड इज स्लाइटली पुश्ड डाउनवर्ड्स, वैसे यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड का कोई साइंस नहीं है, बट फिर भी इस तरीके से मैंने अगर से थोड़ा पुश कर दिया, स्लाइटली पुश्ड डाउनवर्ड, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। सो इफ rod is pushed downwards and find टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। यहाँ मैं जानबूझ के स्मॉल यूज कर रहा हूँ, आप देखेंगे भी स्मॉल की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो वही एसएचएम, जनरल एसएचएम हमने पढ़े भी थे, जस्ट ग्रेविटेशन इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दैट दिस सिचुएशन रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, सी वाई। आप रॉड पे सबसे पहले सेंटर पे एक मास होगा रॉड के डीएम, वो तो वहां पे तो नेट फोर्स उस पर जीरो ही फोर्स आ रहा है, क्योंकि एट दैट लोकेशन सॉलिड स्फीयर का फील्ड जीरो है। आपने सपोज यहाँ पे कोई मास उठाया है ना, कोई भी डिस्टेंस एक्स पे, तो उसी डिस्टेंस एक्स पे आप नीचे भी उठा लो एक मास, तो अर्थ इसे खींच रही होगी सेंटर की तरफ, इसे भी सेंटर की तरफ, दोनों रॉड के हिस्से हैं। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन अंडरस्टैंड रॉड पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो जीरो है। सो दिस इज द equilibrium position of this rod, all right. So अब क्या करते हैं अपन, इसे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं और देखते हैं इस पे फोर्सेस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेट्स डिस्टर्ब इट। मैं इसी डायग्राम में दिखा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लें क्वेश्चन को। तो मैंने नीचे से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। डिस्प्लेस किया तो ये पार्ट मान लीजिए यहां से गया, यहां तक ये रॉड फिलहाल, ठीक है, और इधर ये उतना बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज, मान लीजिए मैंने इसे पुश किया एक्स से, तो ये पार्ट भी आपका एक्स है और ये पार्ट भी आपका एक्स है, और सब कुछ एक्स से ही मूव हुआ है, और मैंने यहां से इसे छोड़ दिया। अब सोचते हैं, लेट अस understand कि how the forces are acting on this rod now। अब आप इतना जरूर यहां पे देख लीजिए कि यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ है ना, ये कितनी हो जाएगी आपकी r माइनस एक्स।
तो r माइनस एक्स लेंथ नीचे भी होगी कहीं ना कहीं। तो इस r माइनस एक्स लेंथ पे जितने फोर्सेस अर्थ टुवर्ड सेंटर यानी नीचे की तरफ लगा रही है, उतने ही फोर्सेस इस पोर्शन पे कहां लग रहे होंगे, ऊपर की तरफ। तो इस पे तो अभी भी नेट फोर्स अर्थ की वजह से कितना लग रहा है, 0। तो जो इम्बेलेंस्ड फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं वो सिर्फ इसी रीजन में क्रिएट हुए हैं, है ना। ये बाहर निकल गया, अर्थ इसे भी ऊपर खींच रही है, अर्थ इसे भी ऊपर खींच रही है। देयर इज अ नेट force towards mean position. Yes, let us find out this force here. See how we will find out. अब डायरेक्ट तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस करेगी किसी भी पॉइंट पे, है ना, और वो फील्ड रेडियस का फंक्शन रहता है। यस, नाउ दिस रॉड इज नॉट ए पॉइंट मास कि आपने वहां पे फील्ड लिख दिया, इनटू मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको फोर्स मिल गया, ऐसा भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रॉड की लोकेशन पे आपको कोई छोटा सा पॉइंट मानना पड़ेगा जिसका मास dm होगा। उस dm पे आपको छोटा सा फोर्स लिखना पड़ेगा जो कि df होगा, एंड देन उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करके रॉड के 2x लेंथ पे नेट फोर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल प्रोसीड। सो सी हियर, सेंटर ये है, ठीक है, हमें इस पोर्शन की बात करनी है। तो आप ध्यान से देख लें, ये पोर्शन अब भी अंदर है, मैं इस पोर्शन को ए बी बोल देता हूं, एंड ये जो बीसी पोर्शन है ये बाहर है। और अंदर बाहर के पॉइंट्स पे फील्ड अलग अलग होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं अंदर के पोर्शन के लिए सोचता हूं। तो अगर मैंने यहां से कोई भी एक स्मॉल आर डिस्टेंस उठाई, ठीक है, और उस स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास पिक किया, यहां पे यू कैन अंडरस्टैंड दिस, द हाईलाइटेड पोर्शन, ठीक है, और ये है dr, ये जो मास है वो है dm। तो इस dm मास पे रॉड एक फोर्स लगा रही होगी, किधर की तरफ लगा रही होगी रॉड फोर्स, dm मास पे ऊपर की तरफ, ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू होगी df। सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये जो df है इसे कैसे लिखा जाएगा, यू विल बी राइटिंग दिस df एज df इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक है, E ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर एट दिस लोकेशन इनटू dm। यस, सो लेट अस राइट, इनसाइड पॉइंट है तो gm, एंड x का काम यहाँ पे r कर रहा है, gmr डिवाइडेड बाय r क्यूब द ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू dm, ठीक है, और dm को हम पुट करेंगे डेफिनेटली, दिस इज द फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्शन। सो सी df ऑन दिस पार्ट ओनली, ये अभी किस पार्ट की बात हो रही है, ऑन we are talking about part AB which is inside earth, क्योंकि उसके लिए ये जो फॉर्मूला है वो gmr by r क्यू आएगा, आउटसाइड होता तो gm by r स्क्वायर आता। तो df आ गया अपने पास। अच्छा, dm कैसे लिखोगे आप, dm लिखना बहुत इजी है, टोटल मास ऑफ रॉड इज स्मॉल m, टोटल लेंथ इज 2r into dr, so this is your dm, can put it here, so you can write it is gm by r क्यू, मैं स्मॉल r को अलग रखना चाह रहा हूँ, m डिवाइडेड बाई 2r इंटू यहाँ पे एक r है इंटू dr। अब इसे इंटीग्रेट करिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे आप, यू विल बी इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम हियर टिल हियर, सो विल बी इंटीग्रेटिंग, r जा रहा होगा आपका r माइनस एक्स से लेके r तक। तो आपको मिल जाएगा फोर्स ऑन दिस पोर्शन ए बी विल बी gm अपॉन 2r की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर बाई 2, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, r माइनस एक्स से r। तो आपको मिल जाएगा फोर्स ऑन दिस पोर्शन ए बी, एफ ए बी, इट विल बी इक्वल टू gm अपॉन 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, 4r की पावर 4, यू विल हैव r स्क्वायर माइनस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो यू विल हैव फोर्स ऑन दिस पार्ट ए बी as gm upon 4r to the power 4, r square minus x square plus 2rx, मैंने इसे ओपन कर दिया, नथिंग एल्स, तो आपका r square कैंसिल, सो फोर्स ऑन पोर्शन ए बी आई गॉट gm upon 4r to the power 4 into this 2rx minus एक्स स्क्वायर। सो इसको आप इक्वेशन 1 बना के रखिए, ये आ गया आपके पास फोर्स ऑन पोर्शन ए बी। अब आपको फोर्स किस पर नहीं लिखना है, यस, आपको फोर्स पोर्शन बीसी पर भी लिखना है,
देखिए बीसी पे कैसे लिखेंगे अपन, तो बीसी के लिए कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, है ना। ये जो आर डी आर आप देख पा रहे हैं, बीसी के लिए आर थोड़ा नीचे तक चला जाएगा, यहां पे आपको कोई पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा ऑफ लेंथ डी आर। यस, तो फॉर पार्ट बी सी if I write, what will I get? df, same idea, field of solid sphere into dm. Field of solid sphere will be gm by r square, as this is outside point, into dm. dm अब भी वही रहेगा, m divided by 2r into dr, और इससे हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, यहाँ पे स्मॉल r जाएगा आपका कैपिटल R से कैपिटल R प्लस x तक, क्योंकि आपको यहां से यहां तक कवर करना है। सो व्हाट विल यू हैव दिस फोर्स ऑन पार्ट बी सी, ठीक है, इसे आप लिखते रहिए एफ बी सी, इट विल बी इक्वल टू, बाहर निकाल लीजिए, जी एम एम बाय 2r बाहर आ जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 1 बाय आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या r टू द पावर -2, सही है। तो कहां से कहां तक, r2 r प्लस x, तो फोर्स ऑन बी सी आप कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2r 1 बाय r प्लस एक्स माइनस 1 बाय r, तो यहां से ये पोर्शन भी आ जाएगा, ठीक है। सो एफ बी सी इक्वल टू जी एम एम अपॉन 2r। अब इतना तो आप सीख गए होंगे कि कहाँ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, कहाँ बिना इंटीग्रेशन के हो जाएगा। तो अभी के जो फील्ड वाले क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उनमें इंटीग्रेशन आपको कहाँ लगा है, जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जिसकी एक लोकेशन पे फील्ड ना लिखा जा सके। पॉइंट मास था तो हमें अभी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी, पर अभी रॉड है तो करना पड़ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई r इंटू आर प्लस एक्स, so I can cancel this r, minus minus, so force on portion BC I am getting g m m upon 2r square into r plus x और ऊपर x, so this is my force on portion BC. So you can see this is how it is written over here. अब आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस के फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और आपको नेट रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा, और वहां से अपन चेक करेंगे कि वो SHM आ रहा है या नहीं। सो बिफोर दैट आई वांट यू टू नोट डाउन दीज थिंग्स सो दैट वी कैन प्रोसीड। ओह, हमें ये फोर्स चाहिए था, तो हम लिख लेते कि एफ ए बी कितना निकल के आया था, इफ आई कैन रीड, इट वाज जी एम एम अपॉन 4 r टू द पावर 4 2rx minus x square. This was the force FAB. And what is FBC we have got? We have got G mm upon 2r square into r plus x, yes, into x. Now net restoring force on rod in displaced location will be the summation. You take the common term out, Gmm upon 2r square. I took common. I am left with 2rx minus x square divided by 2r square from the first term, plus I got x divided by r plus x. So this is what I have. Now मुझे use करना पड़ेगा as x is very less than r. In that case, first of all, 2rx minus x square can be considered as 2rx because x की higher powers neglect कर देंगे आप. दूसरा, r plus x will be considered as r. So your force on rod will become G m upon 2r square into, what will you have? You'll have 2rx divided by 2r square plus x divided by r. So 2 cancels out, एक r से एक r cancel. Basically x by r plus x by r. So what you have is
2x/r, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. So I got this F rod as gmm by 2r square into 2x/r. 2 से 2 cancel, gmm by r cube into x. हाँ जी, एट द एंड वी रीच्ड एट द सेम कंक्लूजन कि इस रॉड के केस में भी आपका टाइम पीरियड वही आ रहा है. यस, सो gmm by r क्यूब. तो दिस इज, अगर आप वेक्टर्स लगाएंगे यहाँ पे तो आप माइनस लगा सकते हैं, है ना. और ये जो टर्म है, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ k. सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई. इट इज SHM फर्स्ट ऑफ ऑल, पर हाँ यहाँ पे एक कंडीशन लग गई. कौन सी? x वेरी वेरी स्मॉलर. पार्टिकल के लिए ये कंडीशन नहीं थी. हाँ, और पार्टिकल अगर बाहर निकल रहा था अर्थ या स्फीयर से तो बाहर वाले पोर्शन में SHM नहीं आ रही थी, पर यहाँ ओवरऑल आ रही है. सो 2 पाई क्या आ जाएगा? रूट ऑफ m बाई के. डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा m से m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m, तो आपको मिलेगा r क्यू डिवाइडेड बाई gm. सो इज द आंसर. ओके, सो कोई भी क्वेश्चन है आपको घबराना नहीं है. ठंडे दिमाग से जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्वेश्चंस में सेम यूज किया गया है अभी तक, आप देखेंगे तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करेंगे. यू कैन सॉल्व. ओके, से नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड. चलिए, वेल, चलिए अभी बात करते हैं अपन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो राइट द हेडिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से. तो अभी तक हम जो सिंबल E यूज करते हुए आ रहे थे, अभी हम अर्थ के लिए स्पेशली स्मॉल g यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. इसमें पहली बात लिख लीजिए, अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज सॉलिड स्फीयर. एंड ये बोलना बिल्कुल गलत हो जाएगा यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, क्योंकि अर्थ की कोर की डेंसिटी कुछ और है, क्रस्ट की डेंसिटी कुछ और है. तो बट हम ये मान लें कि अर्थ एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है और वहां से जो फील्ड का वेरिएशन निकालें और जो एक्सपेरिमेंट्स हम अपनी लेवल पर करते हैं, दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. आप या फिर ऐसा मान लें कि कुछ एक आइडिया तो आपको मिलता है कि अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड कैसे बिहेव कर रहा है एट आवर लेवल. ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ. वी नो वेरी लिटिल अबाउट दैट. ओके, सो लिखते हैं बात. अब होना तो क्या चाहिए था, अगर अर्थ एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इनसाइड आउटसाइड पॉइंट के हिसाब से क्या होना चाहिए था आपके पास? इनसाइड पॉइंट पे, कहीं भी इनसाइड पॉइंट पे अगर आप फाइंड करना चाहते हैं एट ए डिस्टेंस x, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अपन कैसे लिखते हैं? E, इट शुड बी इक्वल टू g m, कैपिटल M मास, r रेडियस, बाय x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन r, g m बाय r स्क्वायर फॉर x इक्वल टू r. ठीक है, एंड g m x बाय r क्यूब फॉर x लेस देन r. ये होना चाहिए था, है ना. कोई डिफरेंट डिस्कशन की हमें जरूरत ही नहीं होती. अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके जो रियल फैक्टर्स हैं लाइक रोटेशन ऑफ अर्थ, इट्स शेप, उसको कंसीडर करते हुए ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, एंड सो ऑन.
एंड दिस डिस्कशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपके पार्ट में इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, एंड जेई ऑल्सो, जेई मेंस यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लेता है, बट इट इज वेरी इजी, लेस मैथमेटिकल, यू कैन डील विद पीस ऑफ माइंड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। अब ये तो हो गई जनरल डिस्कशन। अब सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी होगी, जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वेयर एम इज मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम जहां मैं यूज कर रहा हूं आगे के डिस्कशन में अर्थ से रिलेटेड, वो आपका मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है। आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसे, इस नंबर को ही आगे से मैं किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया करूंगा, स्मॉल जी इंस्टेड ऑफ ई, ठीक है। सो दिस इज अवर स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का मतलब रहेगा हमारे लिए जी एम बाय आर स्क्वायर, और वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, इतना हमने कर लिया नोट। अब डिफरेंट फैक्टर्स के साथ हमें इसका वेरिएशन पढ़ना है, तो लिख लीजिए हेडिंग। इसे नोट करने के बाद वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। फर्स्ट हेडिंग इसमें लिखिए, दैट इज विथ एल्टीट्यूड। विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि ये सर्फ अर्थ आप विजुअलाइज कर लीजिए लाइक ए फुटबॉल, ठीक है। उस फुटबॉल की सरफेस से रेडियली आप कितना ऊपर हैं, ठीक है, मींस हाइट फ्रॉम द सरफेस जो हम बोलते हैं उसे हम एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो विथ एल्टीट्यूड हाउ दिस चेंजेस, लेट्स सी। तो यू नो एल्टीट्यूड मतलब आप अल्टीमेटली सेंटर से दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहा है तो फिर आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी भी सॉलिड स्फीयर का वो डिक्रीज करता है। और कैसे डिक्रीज करता है, 1/x² के जैसे। तो पहला फैक्टर हम देख रहे हैं, वेरिएशन इन दिस ग्रेविटेशनल फील्ड विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ से आप कुछ इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं जिसकी हाइट h है, ठीक है। तो जब भी आपको हाइट दी जाएगी इट शुड बी रेडियल, ऐसे एंगल पे नहीं। हाइट का मतलब होगा रेडियल, वर्टिकल का मतलब भी रेडियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके लिए ये वर्टिकल है, यहाँ पे जो इंसान खड़ा होगा उसके लिए ये वर्टिकल है, यहाँ पे जो होगा उसके लिए ये, यहाँ पे जो होगा उसके लिए ये, नीचे जो होगा उसके लिए ये वर्टिकल है। तो वर्टिकल का मतलब एब्सोल्यूट सेंस में देखा जाए तो क्या है आपका, रेडियल, ठीक है। तो कभी भी बोला जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड एट हाइट h, means your x, this is your radius of earth, yes, this is your radius of earth from the center. So what is your x here, what is your x? X is r plus h. So what will be the value of gravitational field? It will be equal to gm by r plus h का whole square. Yes, this is the gravitational field. इसे मैं E से लिख रहा हूं, आप G डैश भी लिख सकते हैं, it's up to S. So what will you get? You will get at that height the value of gravitational field as gm. अब मुझे ये G इन्वॉल्व करना है, स्मॉल g, तो मैं r स्क्वायर से मल्टीप्लाई r स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं, so I can include this part here. So अब क्या बन गया, this E is nothing but g r by r plus h का whole square. So this becomes a formula for the variation of acceleration due to gravity with height. तो किसी भी हाइट पे अगर आपको चाहिए तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फैक्टर कम्स विथ डेप्थ। जस्ट अ सेकेंड। सो इसके बाद आएगा आपके पास डेप्थ पे, पर उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए, है ना, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। तो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं कि अर्थ की सरफेस से कुछ 100 मीटर की डिस्टेंस पे कुछ वैल्यू है E का, ठीक है, और अगर आप 200
मीटर पे देखें तो फिर कुछ और वैल्यू होगा, तो परसेंटेज चेंज बताएं। तो ऐसे केस में आप मान सकते हैं कि आपका जो h है वो r से बहुत ही छोटा है। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स, ठीक है। तो इट इज टू लार्ज। तो अगर आपका हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ कम है, in that case you can use this approximation here, and what is the approximation is this E by G, or E equal to can use G, ठीक है। अच्छा, ये जो R स्क्वायर का टर्म है उसे तो ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका साथ में R प्लस H स्क्वायर है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल यू हैव, यू विल हैव E इक्वल टू, इसमें से एक काम कर लीजिए, बिफोर राइटिंग दिस आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए सो दैट यू कैन यूज बाइनोमियल। तो आप क्या करिए, आर स्क्वायर ऊपर से और आर स्क्वायर नीचे से, तो नीचे क्या बच जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2 बच जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ई जो आ रहा है वो आ रहा है जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। अभी तक अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं हुआ है, अब अप्रोक्सीमेशन यूज कर लीजिए। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, in that case what will be the situation? If h is very very less than r, then you can write 1 plus h by r will almost be power -2, can be written as 1 minus 2h by r, the binomial approximation. So I can write E is equal to G 1 minus 2h by r, yes or no? So I can write E by G 1 minus 2h by r, है ना। तो E by G minus 1 will be minus of 2h by r, means E minus G by G is equal to minus 2h by r, and this is what? This is fractional change in G, the gravitational field of earth. E, h हाइट पे वैल्यू E है, सरफेस पे G है, तो डिफरेंस बाय द ओरिजिनल, दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज। सो यू कैन राइट दिस एज डेल्टा G by G is equal to minus of 2h by r, or you can write delta G by G into 100 as minus of 2h by r into 100%. Yes, so this idea will help us in finding the percentage change in value of acceleration due to gravity with height. बट इसमें एक फैक्टर आप बिल्कुल ऐड कर लें कि आपकी जो हाइट है वो काफ़ी कम रहनी चाहिए, या फिर यहाँ से जो परसेंटेज चेंज है वो काफ़ी कम आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है देन दिस इज व्हाट यू हैव, यहीं से आपको सब कुछ करना है। दिस इज विदाउट एनी अजम्पशन एंड दैट इज विद द अजम्पशन देयर। ओके, चलो कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे अपन, बेसिक्स है। ये तो लिख लिया आपने, लिखिए क्वेश्चन। फाइंड एल्टीट्यूड at which value of gravitational field of earth, उसे अपन वैल्यू ऑफ G भी बोल सकते हैं, ठीक है, is reduced by value of G is reduced by 1%, reduced by 1%. अब 1% चेंज इज ए वेरी स्मॉल चेंज, तो आप ये मान लो कि चलो h बहुत छोटा होगा इस केस में r से, है ना, 1% से ही चेंज हो रहा है। हाँ, और ये तो देख ही लो भाई, हाइट के साथ g डिक्रीज करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करता है, बट बहुत सिग्निफिकेंट हाइट्स के साथ डिक्रीज करता है। तो लेट अस फाइंड आउट h, जिसपे की वैल्यू ऑफ g जो है वो 1% से चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली 1% से डिक्रीज ही करेगा। तो कैसे आएगा वो, देखो, यूज दिस डेल्टा g बाई जी इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई आर इंटू 100, ठीक है। एक बात नोट कर लें, बेसिक चीजें गलत ना करें, लिख लें ये बात हम,
कि विथ हाइट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ठीक है, हाइट बढ़ाने से कम होगा। अब मुझे क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू मी एज 1%। यस, मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा एच बहुत छोटा है, आर से अगर बड़ा आता है तो फिर एनालिसिस गलत हो जाएगी। तो 1% ये है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, पर डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस ऑफ 2h बाय आर इंटू 100। सो आई गॉट 2h बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय 100। सो आई गॉट h as r divided by 200. Now 200 times lesser than r. 200 times lesser than r will be how much? If you calculate in reality, तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमने जो काइनेमेटिक्स में g को कांस्टेंट लिया था, क्या वो जस्टिफाइबल है? तो r क्या है? r है आपका 6.4 into 10 to the power 6 divided by 200. So you get this as 3.2 into 10 to the power 4 means h is 332 kilometers. मीन्स अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से 32 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तब आपका जो स्मॉल जी है वो 1% से चेंज होता है। और हमने जो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं they were very much within the limit of 1 kilometer, so we are very much okay with that. It is clear, justifiable. But let's return to our question. What is this height is r by 200 and r by 200 can be considered as quite less than r. ये सिर्फ 32 किलोमीटर है और अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर के टर्म्स में 32 किलोमीटर निग्लेक्ट किया जा सकता है? यस, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला सवाल लिखिए। फाइंड द एल्टीट्यूड वेयर वैल्यू ऑफ जी is reduced to 1%, is reduced to 1%, not by 1%. मतलब g की वैल्यू अगर अर्थ पे 100 है तो वो हाइट बताओ जहां 1 रह जाए, यानी डिक्रीज कितने से हो गई है? 99%। नाउ लेट अस सी इसमें क्या आएगा। डेफिनेटली g में बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है ना? तो हमारा जो अजम्पशन वाला पार्ट है वो हमें गलत आंसर देगा क्योंकि h यहाँ r से बहुत छोटा आने वाला नहीं है। फिर भी एक बार के लिए हम देखते हैं कि कितना अंतर आता है, ठीक है, करेक्ट आंसर और अप्रोक्सीमेशन में। अब अगर अप्रोक्सीमेशन से ही जाए तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, तो रिड्यूस टू 1% का मतलब है कि जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो 99% का हुआ है, ठीक है। इसकी जगह आप -99 पुट करिएगा। चलो एक बार अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, विच इज वैलिड अंडर h वेरी वेरी लेस देन r। तो वो क्या है अपने पास, विच इज डेल्टा g बाई g into 100 is equal to minus of 2h by r into 100. So what will you get? You will get delta g by g की जगह आपने रख दिया minus of 99 is equal to minus of 2h by r into 100. Yes, so what will you get? The value of h, you will get 99 r by 100 means h is almost r, 0.99 r. So here clearly h is not very very less than r, h is almost equal to r. So this analysis is wrong here, not applicable. Then how to solve? Okay, then we have this formula. कोई हाई फाई चीजें नहीं कर सकते अपन, आप r प्लस r बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा भाई क्या बोल दिया इसने मुझे, गिवन, दिस इज गिवन टू मी डेल्टा जी बाई जी। चलो भाई तो ऐसे करते हैं, डेल्टा जी बाई जी को लिखते हैं ई माइनस जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू -99, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ई बाई जी -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.99। तो आपके पास ई बाई जी कितना आता है भाई, 1 माइनस 0.99, तो ये कितना आएगा 0.01। तो आपके पास ई बाई जी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0.01। अब ई बाई जी आप पुट करिएगा इस एक्सप्रेशन में, तो वो क्या आएगा आपके पास 0.01 इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट। सो व्हाट विल यू गेट, r by r plus h,
you will get it as 0.1. Okay, cross multiply, you get R is equal to 0.1 R plus 0.1 H. So H is equal to R minus 0.1, that is 0.9. Okay, 0.9 R divided by 0.1. सही बात है, सब सही चल रहा है. मीन्स H कितना आ रहा है आपके पास? 9R. कैन यू चेक H इज रियली वेरी मच ग्रेटर देन R, जबकि ये एनालिसिस मुझे H कितना दे रहा था? ऑलमोस्ट इक्वल टू R. सो सी द डिफरेंस. दिस इज द करेक्ट आंसर, 9R. दिस वाज अप्रोक्सीमेटेड 0.99R. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि परसेंटेज चेंजेस अगर बहुत ज्यादा दिए गया तो डेफिनेटली H भी बहुत ज्यादा रहा होगा. तो ऐसे केस में आप ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है. हाँ, आप एक आइडिया ध्यान रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5% या 10% तक भी आप काफी क्लोज रहेंगे करेक्ट आंसर के, बट उससे ज्यादा फिर एरर्स होने चालू हो जाएंगे. कैन टेक केयर ऑफ दैट एनीवे. ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे. देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ acceleration due to gravity for two planets. Acceleration due to gravity for two planets having ratio of masses as 2:1, ratio of masses as 2:1, and ratio of densities as 4:1. Ratio of densities as 4:1. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? जब भी ऐसे पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर टू प्लैनेट्स, मतलब ऑन सरफेस कंसीडर करिए, ठीक है. कहां कंसीडर करिए? ऑन सरफेस. सो मींस जी क्या होता है? जी का फॉर्मूला Gm/r². अब यहां तो मुझे जो रेशियोज हैं वो किस किस में दिए गए हैं? मासेस का रेशियो दिया गया है और मुझे डेंसिटीज का रेशियो दिया गया है. मासेस का रेशियो कितना दिया गया है? 2/1. डेंसिटीज का रेशियो कितना दिया गया है? 4/1. रेडियस तो है ही नहीं, तो पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं अपन मास एंड डेंसिटी में. तो यूज कर लीजिए सॉल्व स्फीयर. तो मास को लिख सकते हैं अपन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, विच इज उल्टा कर रही क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू, यस, हमें क्या चाहिए? रेडियस को रिप्लेस करना है ना, तो रो होता है m/v. सो v कैन बी रिटन एज m/रो. v इज 4/3 πr3. सो इट इज m/रो. तो r की जगह पे क्या आएगा आपके पास? 3/4 पाई m/रो और इन सब की पावर 1/3. सो विल पुट इट हियर फर्स्ट. सो मेरा जो g है वो बन जाएगा कैपिटल G, ठीक है, और m तो m है ही वहां पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई r². सो इट विल बी 3/4 पाई m/रो का स्क्वायर, मतलब 2/3. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेडियस का रेशियो नहीं है हमारे पास. अब मुझे तो प्रोपोर्शनलिटी चाहिए, कांस्टेंट भूल जाते हैं. सो g इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1 - 2/3, ठीक है, रो की पावर 2/3. ये आएगा, रो तो ऊपर चला जाएगा सीधा. सो g इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आपके पास? m की पावर 1/3 एंड रो की पावर 2/3. बस हो गया सॉल्व. तो आपको क्या चाहिए? g1 डिवाइडेड बाई g2, इट विल बी इक्वल टू m1 बाय m2 की पावर 1/3 एंड रो1 बाय रो2 की पावर 2/3. सो व्हाट इज m1 बाय m2? 2 की पावर 1/3, रो1 बाय रो2 4 की पावर 2/3. ठीक है, तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 4/3. सही है. 2 को 2, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया तो 2 की पावर 5/3. ये मेरा आंसर आ रहा है. तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली नीट में, है ना, और जेईई मेंस में.
तो आप अपने बुकलेट में जब होमवर्क करेंगे देन एनीवे यू विल फाइंड यू कैन सॉल्व दैम, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला हूँ. ओके. अच्छा, let us see variation of this acceleration due to gravity or gravitational field of earth with depth. आप गड्ढा खोद दें अर्थ में, ठीक है, तो कैसे चेंज होगा. तो मुद्दे की बात वहां भी डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि इनसाइड फील्ड कैसे वेरी होता है, gmx by rq, आपका x डिक्रीज करेगा तो आपका फील्ड भी डिक्रीज करेगा. तो ये बात तो पक्का लिख सकते हैं आप कि किसी भी प्लेनेट में ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सरफेस. So second is variation of g with depth. तो डेप्थ के लिए सबसे पहली बात फॉर्मूला बदल जाएगा, gm by x स्क्वायर एप्लीकेबल नहीं होगा. तो मान लेते हैं कि कितना डेप्थ नीचे आ गया अपन, d फ्रॉम सरफेस, ठीक है, हियर इज द सेंटर o. तो जो आपका x है वो क्या बचा रह गया, r माइनस डी, वेयर mr तो आपको पता ही है, मास m, रेडियस r. So what you will be writing the gravitational field at this particular depth, ठीक है, from surface. So you will write E, it is gmx by r cube. So how it goes, it is g m by r cube into what is x is r minus d. Yes, अब मुझे क्या चाहिए, स्मॉल g इंट्रोड्यूस करना है, मुझे gm by r स्क्वायर. तो इसके लिए मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, gm by r स्क्वायर इंटू r माइनस डी बाय r, एक r इधर लिख दिया. अब gm by r स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल g. सो राइट, यू कैन राइट इट एज स्मॉल g इंटू 1 माइनस डी बाय r. यस. अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज, एक तो ये फॉर्मूला आप याद रख ही लो. उसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं तो क्या आ रहा है अपने पास, e बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस d by r. So e by g minus 1 equal to minus of d by r. So e minus g by g is equal to minus of d by r, means delta g by g into 100 is equal to minus of d by r into 100%. So you can remember this, but the good thing here is there's no condition like d is very very less than r or greater than r. This is क्योंकि ये सीधा सीधा डेराइव हुआ है, वहां लीनियरली प्रोपोर्शनल है, इसलिए किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है. अब साइड बाय साइड समझिए विद डेप्थ, ठीक है. तो इसका एल्टीट्यूड वाला फॉर्मूला क्या था, ताकि हम कंफ्यूज ना हो. एल्टीट्यूड वाले में यहां आया था E इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर. हियर D इज डेप्थ, हियर H वाज हाइट, एंड परसेंटेज चेंज आया था डेल्टा E बाय डेल्टा, आई एम सॉरी, डेल्टा G बाय G into 100 was minus of 2h by r into 100% when h is quite less than r. Yes, so if h is quite less than r, then this is what it is, the percentage change with altitude. This is what is the percentage change with depth without any condition. But yes, अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि सपोज मैं अर्थ की सरफेस से ठीक है, अगर 10 मीटर ऊपर चला जाऊं, 10 मीटर ऊपर चला जाऊं, ठीक है, वहां कुछ परसेंटेज चेंज हो रहा है. सपोज मेरे पास से आई हैव सम परसेंटेज चेंज ऑफ से x%, ठीक है. तो उतना ही 10 मीटर अगर मैं नीचे आ जाऊं, हाउ मच विल बी द परसेंटेज चेंज in acceleration due to gravity at this point. You can clearly see 10 मीटर बहुत ही छोटा है, so this is applicable. So percentage change, this number is x, and what will be this number, बस h और d तो सेम ही है, यहाँ 2 है, so it will be x by 2%, है ना. तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि जो acceleration due to gravity है, it changes more rapidly with altitude as compared to depth. क्योंकि डेप्थ के केस में एल्टीट्यूड के साथ वो डबल रेट से चेंज हो रहा है, यहां पर देख सकते हैं, फॉर स्मॉलर एच, और डेप्थ के साथ आराम से चेंज हो रहा है. सो रेट ऑफ चेंज इज लेसर विथ डेप्थ एज कंपेयर टू विथ एल्टीट्यूड. सो यू कैन नोट डाउन द फॉर्मूलाज.
ओके, अब काम की बात जो मैं बोल चुका हूं एक बार के लिए लिख लीजिए यहां पे। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द सरफेस। Value of gravitational field of the earth is maximum at the surface of the earth. Second, value of gravitational field of the earth decreases faster with amplitude as compared to depth for smaller amplitudes. Faster with amplitude as compared to depth for smaller amplitudes. तीसरा फैक्टर है जिसके साथ हमें वेरिएशन स्टडी करना है, इट इज द शेप ऑफ अर्थ। ये शायद आपने अपने 9th 10th में भी पढ़ा हो। ठीक है, सो third factor is shape of earth. अब इसमें फटाफट से लिख लो कि जो अर्थ है वो एक स्फीयर ना होते हुए एक अंडे के आकार की है। ठीक है, मीन्स अर्थ इज मोर फ्लैट नियर पोल्स एंड लिटिल लेस फ्लैट नियर इक्वेटर। ठीक है, तो ये आपका पोलर रीजन है और ये आपकी इक्वेटर। सो इफ आई कंसीडर द रेडियस एट इक्वेटर or the distance of center from equator and here this distance from pole, then pole are closer and the equator वो क्या है, दूर है। और जो आपका g है वो क्या है, आपका gm/r²। ठीक है, तो इस हिसाब से जहां पे r की वैल्यू कम है वहां पे g ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपके पोल्स हैं। ठीक है, एंड दिस इज इक्वेटर। और इक्वेटर ये नहीं है, दिस एंटायर प्लेन इज इक्वेटर, दीज आर पोल्स, वी नेम देम नॉर्थ पोल, साउथ पोल। सो यू कैन राइट g at pole is greater than g at equator and it is correct also. Experiments supports this fact कि acceleration due to gravity at pole is greater than acceleration due to gravity at equator. अब suppose you have a pendulum clock. pendulum clock का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना है, 2π/√L/g। नाउ वेरिएशन विद L हमने थर्मल एक्सपेंशन में बता ही दिया था मैंने आपको। तो g के साथ वेरिएशन कैसे होगा, ΔT/T विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ΔG/g विद ए माइनस। यस, सो loss or gain of time, ठीक है, due to this will be equal to this half of delta g/g into t। ठीक है, in t seconds due to this factor। और यहां पे क्या होगा, ये निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जहां पर g बढ़ रहा होगा वहां पे आपका टाइम पीरियड कम हो रहा होगा और जहां पे g कम हो रहा होगा वहां पे टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास एक पेंडुलम क्लॉक है। ठीक है, सुन लेना है, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकता है। सपोज वी हैव ए पेंडुलम क्लॉक विच इज डिजाइन फॉर इक्वेटर, यानी इक्वेटर पे वो सही स्पीड से चलती है, सही टाइम बताती है। अगर उसे पोल पे ले जाया जाए तो वो टाइम लूज करेगी या गेन करेगी। तो पोल पे अगर मैं लेके जाऊं, खुद ही सोच सकते हो आप, पोल पे अगर मैं लेके जाऊं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा, g बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। क्लॉक क्या करेगी, फास्ट ऑसिलेट करेगी, टाइम पीरियड कम हो गया है ना, फास्ट ऑसिलेट करेगी तो इट विल गेन टाइम। ऐसे सोचना है आपको, तो आप चाहें तो इसे लिख लें। इफ ए क्लॉक इज डिजाइंड फॉर इक्वेटर
pendulum clock is designed for equator. Now if it is taken to poles or north pole, then it will lose time, gain time, give correct reading. It will gain time. Explanation: G at pole is greater than equator, so time period will be smaller, so clock will run faster and will gain time. ओके, एंड वाइस वर्सा, अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो टाइम लूज करेगी. आप ये फैक्ट चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो इन क्वेश्चंस में मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं. इफ यू हैव वी गेट एनी क्वेश्चन तो हम वहीं पे उसे सॉल्व करेंगे. चलिए, अब एक लास्ट फैक्टर है यहाँ पे इन वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट फैक्टर इज द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. सी हाउ that factor will affect value of G. Rotation, probably this is the fourth factor, rotation of the earth about इट्स एक्सेस. ठीक है, तो इसे कैसे टैकल करेंगे, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सेस को. तो दिस इज द अर्थ, हियर इज द एक्सेस. ठीक है, दिस इज एक्सेस, एंड अर्थ कहां से कहां घूमती है, ईस्ट से वेस्ट, उल्टा बोल दिया, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए सन हमें ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है. ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. ठीक है, यू कैन कॉल इट एस, यू कैन कॉल इट एन. नाउ मान लीजिए अर्थ के घूमने की जो स्पीड है वो ओमेगा है. अब एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं. अर्थ पे कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें अपन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स टाइम स्केल्स डिसाइड करते हैं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, और वैसे भी भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं हम, ज्योग्राफी. तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर, इसे समझ लो. सैटेलाइट्स में भी जरूरत पड़ेगी हमें. दिस इज इक्वेटर. ठीक है, अब इक्वेटर के ऊपर और सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं. समझ रहे हैं, ऐसे स्लाइस काट दिया आपने, टमाटर लेना घर पे, उसे एकदम बीच में से काटना, बड़े बड़े सर्कल बनेंगे, फिर उनके स्लाइस कट करते जाना, तो रिस्पेक्टिवली छोटे 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 सर्कल बनते जाएंगे. सेम हियर. ठीक है, नीचे भी वही रहेगा. नाउ सी व्हाट इज लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मतलब होता है लेटी हुई लाइंस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो मैंने बनाई हुई है. कैसे फाइंड करते हैं लैटिट्यूड. तो सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन में मिलेगा आपको सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है, और ये मैंने बना दी रेफरेंस लाइन, ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ इक्वेटर. सपोज कोई इंसान इधर है. ठीक है, मुझे जानना है इसका लैटिट्यूड कितना है. तो जानने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट ड्रॉ द रेडियस ऑफ द अर्थ कनेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट. से इट इज पी, इट इज सेंटर. देन दिस पर्टिकुलर एंगल, यानी इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये रेडियस जो एंगल बना रही है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड. इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से भी करते हैं, इट्स अप टू अस. ठीक है, मैं थीटा से कर रहा हूं. ये जो थीटा है यही आपका क्या कहलाता है, लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट पी. ठीक है, अब इधर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर हो रहे हैं, तो ये इस साइड के पॉइंट्स पे आपको पॉजिटिव लैटिट्यूड्स मिलेंगे, और नीचे के पॉइंट पे देखोगे तो ये नेगेटिव क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इधर के पॉइंट्स के नेगेटिव लैटिट्यूड. जैसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से गुजरती है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड. ठीक है, वैसे साउथ इंडिया, अर्थ को दो हिस्सों में बांट देते हैं अपन, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरा क्या होता है, सदर्न. सो नीचे वाला पार्ट जो रहता है उनके लैटिट्यूड नेगेटिव, ऊपर वाले पार्ट उनके लैटिट्यूड पॉजिटिव. अच्छा भाई, ये आपका पोल है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, तो यहाँ का लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, +90 डिग्रीज, और यहाँ का लैटिट्यूड कितना हो जाएगा, -90 डिग्रीज. सो इट्स सिंपल. अच्छा, अब इधर
बात वही है, इक्वेटोरियल प्लेन से आपका एंगल निकालना है। इस पूरे के पूरे सर्कल पे कहीं भी पॉइंट ले लो, इसका लैटिट्यूड फिक्स है। ये कोन बस ऐसे ही तो रोटेट होता रहेगा। इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये जो एंगल बना रहा है वही आपका क्या कहलाता है, लैटिट्यूड। तो इसे अलग से छाप लेना। मैं यहां पे आ जाता हूं। तो ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन है। मान लो कोई व्यक्ति यहां रहता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, उसकी लोकेशन पे जी कितना होगा, मैंने काफी अप टू स्केल नहीं बना रहा हूं, कंसीडर स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये एंगल हो गया लैटिट्यूड थीटा, ठीक है। अब यहां पे इसके फोर्सेस को स्टडी करते हैं अपन कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। अर्थ इसे किधर खींच रही होगी, अर्थ खींच रही होगी नीचे की तरफ। तो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट विल बी हैविंग, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू होगी आपके पास m इंटू जी, मास ऑफ दिस बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि करेक्ट है जी। पर यहां पे आ रहा होगा इसके पास एक नॉर्मल, और ये जो है ना, ये इस सर्कल में घूम रहा है, ही इज रोटेटिंग इन दिस सर्कल। तो अगर हम इसी के पास जाके बैठ गए और इसी के फ्रेम में देखें तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। और इसके फ्रेम में नहीं देखे तो अंदर की तरफ आ जाएगा, यस और नो। अब ये व्यक्ति जी को कैसे फील करेगा, आप कैसे फील करते हैं कि अर्थ कितना खींच रही है। अच्छा से अगर ऐसे यहां से छोड़ दूं मैं, है ना, फ्री फॉल में, तो क्या होता है फ्री फॉल में, इसे लगता है कि भाई इसके पास कुछ है ही नहीं, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो फील ही नहीं कर सकता। इट्स कॉल्ड द फ्री फॉल, यस। सो हम जो फील करते हैं, हम जो महसूस करते हैं, उसे बोलते हैं हम एपरेंट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्चुअल है वो तो है। तो कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मूव कर रहा है, अर्थ उसे वैसे ही अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर इसे फील क्या हो रहा होगा, इसे फील हो रहा होगा ये नॉर्मल। और ये नॉर्मल इसे थोड़ा कम फील हो रहा होगा। अगर ये घूम नहीं रही होती अर्थ तो नॉर्मल एग्जैक्टली एम जी के इक्वल आता है यहाँ पर ये अर्थ घूम रही है, इसीलिए थोड़ा कम हो जाएगा ये नॉर्मल। देखो क्यों, क्योंकि इधर की तरफ इसका कंपोनेंट बनने लगेगा। सो लेट्स सी द कंपोनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एंगल देख लो भाई, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कितना बनेगा यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसका ऐसा टेंजेंशियल भी बनेगा, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो यहाँ के टेंजेंशियल फोर्सेस कुछ होने चाहिए, इसे कॉल इट फ्रिक्शन, जिससे बैलेंस हो रहा होगा। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना है आपको। व्हाट इज द सिचुएशन हियर, आप इस डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है इस पे, इस डायरेक्शन में लग रहा है एन, यस एन, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, रेडियल डायरेक्शन। तो एन किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, आ रहा है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब ये आर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये तो रेडियस ऑफ दैट सर्कल है। मैं लैटिट्यूड वाला डायग्राम मिटा रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया। सो आप इस डायग्राम से फटाफट बता सकते हैं मुझे, ये एंगल थीटा है, ये डायग्राम है, ये आर है, ये कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा। तो स्मॉल आर को क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल आर कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा। पुट कर दीजिए तो आपका जो एन है वो कितना आ रहा है, एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा पहले से ही है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो n है इसे अपन लिख देते हैं m इंटू जी डैश, विच इज एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर जी डैश यू कॉल इट apparent acceleration due to gravity। तो क्या आ रहा है अपने पास यहां से, जी डैश इज एक्चुअल माइनस
m omega square r cos square theta. This is your G apparent. Now what it tells, try to understand. ये जो हम महसूस कर रहे हैं, this is what we feel. Okay. Now अगर अर्थ सडनली घूमना बंद कर दे, इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, वो सब थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हम रुक पाएंगे या फिर हम, है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि साइकिल के टायर पर जो मड लगा होता है ना, टायर घूम रहा है, अचानक से रुक जाए, मड टेंजेंशियली भाग जाएगा, ठीक है, वोट तो होगा ही हमारे साथ, पर उसे हम छोड़ देते हैं. व्हाट विल हैपन टू द प्रेसिंग फोर्स जो कि हम सरफेस ऑफ अर्थ पर लगा रहे होंगे, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? यस, अभी कितना लगा रहे हो, m इंटू जी डैश. यस, फिर कितना लगाओगे, m इंटू जी, बड़ा कौन है, m इंटू जी बड़ा है. तो यहां पे आप नोट कर ले, नोट, इफ द अर्थ stops rotating, then G apparent will increase at all points except, is there any such point? Yes, poles. Because at poles, ये बात आप खुद से नोट कर ले, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, है ना. आप क्या लिखेंगे यहां पे, एट पोल्स, व्हाट इज थीटा, लैटिट्यूड 90 डिग्री. और वैसे भी भाई पोल पे जो एग्जैक्टली पोल पे है वो तो घूम ही नहीं रहा है ना, तो उस पर कोई सेंट्रीपिटल आ ही नहीं रहा. तो एट पोल देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लिख लीजिए एक बार, एट पोल्स थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ rotation of earth on value of g. ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लें, ये फॉर्मूला भी नोट कर लें, और एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे करके बता दें. लिख लीजिए, फाइंड लेंथ ऑफ ए डे, डे से मेरा मतलब है पूरा दिन रात मिलाकर, लेंथ ऑफ ए डे इफ एन ऑब्जेक्ट kept at equator becomes weightless. apparent weight मैंने आपको weighing machine laws of motion के टाइम पे बताया था, क्या था वो, n ही तो था, mg dash. so I'm asking length of the day if an object placed at equator becomes weightless. बताओ 24 घंटे से बड़ा होगा दिन या 24 घंटे से छोटा? अभी तो वेटलेस नहीं होती है, इक्वेटर पे जो लोग रह रहे हैं ना, अफ्रीका से पास होती है, तो उधर भी लोगों का कुछ ना कुछ वेट है, दे कैन मेजर देयर वेट. सो अब वेटलेस करने का मतलब है आपको एपरेंट जी जीरो करना पड़ेगा, यानी वो फिर सरफेस को प्रेस नहीं करेगा, व्यक्ति वेटलेस फील करेगा. तो उसके लिए आपको अभी जो ओमेगा है अर्थ का राइट नाउ, जब वहां पे जी डैश कुछ मिल रहा है, अब आप ओमेगा को कितना कर दो, बढ़ा दो, ओमेगा बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि जी और ये फैक्टर क्या कर जाए, कैंसिल आउट. तो फिर आपको इक्वेटर पर रखी हुई जो चीजें हैं उनका वेट कितना दिखेगा, 0. तो इसका मतलब अर्थ तेज तेज घूमेगी तो फिर जी डैश डिक्रीज कर रहा है ना. अर्थ तेज घूमेगी तो एक चक्कर जल्दी कंप्लीट कर लेगी, तो दिन का समय कम हो जाएगा. यस, तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल डिक्रीज अगर वेटलेसनेस चाहिए हमें वहां पे. तो देखते हैं कितना टाइम का एक दिन निकलता है फिर. तो कहां की बात हो रही है भाई, इक्वेटर की. व्हाट विल बी द लैटिट्यूड एट इक्वेटर, 0 डिग्री. समझ रहे हैं, इक्वेटर पे लैटिट्यूड 0, नॉर्थ पोल पे +90, साउथ पोल पे -90. सो
हम लिख सकते हैं एट इक्वेटर थीटा विल बी 0 डिग्री, सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर. यस, नाउ फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बिकम वेटलेस, नॉट मासलेस, ओके, दोनों अलग चीजें हैं. मास डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो एक अलग स्टोरी है जो हम क्वांटम में डील करेंगे अपने लेवल पर थोड़ा बहुत, पर अभी तो हम न्यूटनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं. तो मासलेस का तो कोई सेंस ही नहीं है, वेटलेस. ठीक है, क्या होना चाहिए, जी डैश 0 हो जाना चाहिए. मतलब जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है उसे जी के इक्वल आना चाहिए. आई एम सॉरी, करेक्ट दिस. एम नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, एम कैंसिल हो गया था, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना. इसको सही कर लो, पुराने नोट्स में भी एम नहीं आएगा यहाँ पे. हाँ, तो जी, सो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी, यानी ओमेगा आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ जी बाय आर, वेयर जी इज जी एट पोल, वेयर जी इज जी एट पोल, क्योंकि वहां रोटेशन का कोई फर्क नहीं है. और चलो गिवन, ये आप क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए, गिवन जी एट पोल is 9.81 meter per second square and radius of earth 6.4 into 10 to the power 6 meters. So this is what is the omega you got, and the time period will be 2 pi root of r by g. So you put 2 pi root of 6.4. कुछ उल्टा तो नहीं किया अपन ने. Omega is root of g by r and the time period will be equal to 2 pi by omega, so 2 pi root of r by g, so 6.4 into 10 to the power 6 divided by what is g is 9.81. You calculate this number at home, और ये किस में निकल के आएगा आपका सेकेंड्स में, उसे जब आप कन्वर्ट करेंगे you will get this number somewhere around 1.5 आवर्स. यानी अभी अर्थ जिस स्पीड से घूमती है, ठीक है, आपको कुछ जी की वैल्यू मिलती है, हम 9.81 यूज करते हैं, बट वो पोल पे होती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा इक्वेटर एंड ऑल, पर हम वो कंसीडर नहीं करते अपनी कैलकुलेशंस में. इसलिए प्लेस टू प्लेस जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हैं उनके आंसर्स अलग अलग आते हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, अब कितना, अगर अर्थ इतना तेज घूमने लगे कि अभी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है खुद की एक्सिस पे, अगर वो 1.5 घंटे में पूरा कर ले, ठीक है, तो फिर इक्वेटर पे रखी हुई चीजें अर्थ को प्रेस करना बंद कर देंगे, मींस दे विल बी इन द एयर, ओके, दे विल बिकम वेटलेस. सो दिस इज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी की. आज आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन the idea of gravitational field. So we have completed the idea of gravitational field. ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू.